6 ऋतुएं होती हैं, जिसमें से एक ऋतु ग्रीष्म ऋतु भी होती है। आज हम ग्रीष्म ऋतु की दिनचर्या के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि कल से ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने जा रही है। सर्वप्रथम ग्रीष्म ऋतु के लक्षणों के बारे में हम आपको बताएंगे। सर्दी और गर्मी को मिलाने वाली तथा गर्मी का प्रारंभ करने वाली वसंत ऋतु के समाप्त हो जाने पर जिन महीनों में गर्मी अपने पूरे रूप में पड़ने लगती है, उस ऋतु का नाम ग्रीष्म ऋतु है। साधारणतः ज्येष्ठ तथा आषाढ़ के महीने ग्रीष्म ऋतु के महीने कहलाते हैं। आषाढ़ में कुछ वर्षा का भी प्रारंभ हो जाता है, इसलिए कई वैशाख और ज्येष्ठ मास को ग्रीष्म ऋतु का महीना बताते हैं। ये सब थे ग्रीष्म ऋतु के लक्षण। अब हम जानेंगे ग्रीष्म ऋतु की महिमा। ठीक है। इन दिनों सूर्य अपनी पूरी शक्ति से संसार को तपाता है। सूर्य का ताप, प्रकाश और प्राण ग्रीष्म ऋतु में अधिक से अधिक प्राप्त होता है। इसलिए सूर्य से मिलने वाली इन अमूल्य वस्तुओं का हमें इस ऋतु में अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। सूर्य रश्मियों के सहारे अपने मलों और विकारों को निकालकर निर्मलता और पवित्रता प्राप्त करनी चाहिए। यह काल आदान काल कहलाता है। साधारणतः समझना चाहिए कि इस समय हमारा बल, शक्ति आदि क्षीण हो जाते हैं, परंतु यदि हम इस ऋतु का ठीक से उपयोग करेंगे तो इसके द्वारा हमारा कोई भी बल नहीं क्षीण होगा, किंतु आदित्य देव की पवित्रता शोधक किरणों के उपयोग से केवल हमारे मल, दोष और विकार ही क्षीण होंगे। सूर्य भगवान हमारे शरीरों में से केवल मलों और दोषों का आदान करके हमें पवित्र करेंगे। ग्रीष्म ऋतु के गुण। यह ऋतु रुक्ष पदार्थों में तीक्ष्णता उत्पन्न करने वाली, पित्तकारक तथा कफनाशक है। इसमें वात संचित होता है। इस ऋतु में मनुष्यों की जठराग्नि तथा बल क्षीण अवस्था में होते हैं। इस ऋतु में शरीर से पसीना आदि निकल करके शरीर की शुद्धि होती है। वसंत ऋतु में बढ़ा हुआ कफ इस ऋतु में शांत हो जाता है। अतः इस ऋतु में स्निग्ध, शीतवीर्य, मधुर तथा सुगमता से हजम होने वाले हल्के पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए, जैसे गेहूं, मूंग, जौ, दलिया, सत्तू, लपसी, श्रीखंड, दूध, सरदाई और रसीले फलों का ही सेवन करना चाहिए। ठीक है। इसके विरुद्ध जो अदरक, मिर्च आदि कटु भोजन, क्षार, लवण तथा खट्टे भोजन उष्ण वीर्य होते हैं, उन्हें न्यून से न्यून मात्रा में ही उपयोग में लाना चाहिए। इस ऋतु में शरीर और वनस्पतियों में रुक्षता और लघुता अधिक बढ़ जाने से वात बढ़ने लगता है। काल के उष्ण होने से बहुत अधिक बढ़कर प्रकोपित नहीं होने पाता। यह आगे वर्षा ऋतु में जाकर प्रकोपित होता है। अतः इस ऋतु में अधिक वातकारक भोजन खाना तथा गर्मी से तंग आकर बहुत शीतल पदार्थों का सेवन करना, शीत उपचार करना ठीक नहीं है। इससे वात संचित होता है, जो कि वर्षा ऋतु में वात व्याधियों को उत्पन्न करेगा। ग्रीष्म ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें दिन में सोना लाभकारक होता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें दिन में सोना लाभकारक होता है। इस ऋतु में गर्मी की अत्यधिकता से नक्सीर फूटना, लू लगना आदि रोगों के हो जाने की संभावना रहती है। अतः रक्तपित्त व पित्त प्रकृति वाले पुरुषों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। धूप और गर्मी से अपने को बचाना चाहिए
यदि बाहर जाना है तो सिर और पैरों को ढक कर जाना चाहिए। इस ऋतु में अधिक परिश्रम वाले व्यायाम नहीं करने चाहिए, बल्कि हल्के व्यायाम करने चाहिए, जैसे तैरना आदि। ठीक है। और हिंदी में एक कहावत भी है कि जेठ में सफर करना और आषाढ़ में बेल खाना बिल्कुल निषेध है। ठीक है, निषिद्ध है। अब हम जानेंगे ग्रीष्म ऋतु में अर्थात ज्येष्ठ के महीने में प्राणदायक व्यायाम कौन कौन से करने चाहिए। ठीक है, आइए हमारे साथ करेंगे भी। ठीक है, सामान्य अवस्था में खड़े हो जाइए, भुजाएं फैला लीजिए, हथेलियां ऊपर की तरफ हों, मुट्ठी बांधने के बाद मांसपेशियों को तान लीजिए। अब हाथों को कोहनी पर से मोड़ते हुए सिर की तरफ धीमे धीमे लाइए, जिससे कि उंगलियों के जोड़े कंधों को छू जाए। दोनों हाथों को फिर धीमे धीमे वापस ले आइए। ध्यान रखिए इस बीच में सारे शरीर की मांसपेशियां तनी रहें। जब हाथ कंधे की तरफ ले जा रहे हों तो पूर्ण श्वास अंदर भर लीजिए। जब हाथ वापस सीधा करते समय श्वास को धीमे धीमे बाहर निकालिए। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और इसी व्यायाम को कई बार कीजिए और करने के बाद फिर सामान्य अवस्था में धीरे धीरे लंबे लंबे श्वास लीजिए। एक बार फिर से पुनः सामान्य अवस्था में खड़े हो जाइए। दोनों हाथ नीचे की तरफ सीधे लटके हों, मांसपेशियां तान लीजिए। अब दाहिना हाथ कोहनी से मोड़ते हुए ऊपर की तरफ ले जाइए। जब कोहनी कंधे के साथ समरेखा में आ जाए तब ठहरिए। फिर हाथों को पूर्व स्थिति में वापस ले आइए। इस बीच में शरीर की मांसपेशियां तनी रहनी चाहिए, ढीली नहीं छोड़नी है। ठीक है। इसके बाद यही व्यायाम बाएं हाथ से कीजिए। ऊपर की ओर हाथों को गति देते समय श्वास अंदर भरिए, ताकि जब हाथ कंधे तक पहुंच जाए तब फेफड़े श्वास से भर चुके हों। हाथों को वापस नीचे की ओर लाते समय श्वास को धीमे धीमे बाहर निकालिए। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और इसी व्यायाम को बार बार कई बार कीजिए। इस व्यायाम में अपना मन कंधों, भुजाओं, फेफड़ों पर एकाग्र कीजिए और उन्हें पूर्ण स्वस्थ रूप में अपने सामने चित्रित कीजिए। ध्यान रहे इस व्यायाम से मेरे फेफड़ों की श्वास धारणी शक्ति बढ़ रही है, मेरे फेफड़े दिनों दिन मजबूत हो रहे हैं। इस व्यायाम से मैं स्वस्थ हो रहा हूँ और वास्तविक लाभ प्राप्त कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।